सभी साथियों को नमस्कार। सभी लोग स्वस्थ हों, अपनी पढ़ाई ठीक से कर रहे हों। तो आइए आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष है। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। मगध का उल्लेख सर्वप्रथम अथर्ववेद में मिलता है। तो मगध का जो उत्कर्ष है ये सर्वप्रथम हमें जो है अथर्ववेद में मिलता है। 16 महाजन पदों में से मगध का एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष हर्यक वंश के शासनकाल में होता है। तो 16 महाजन पदों में मगध का एक साम्राज्य के रूप में उत्कर्ष जो है हर्यक वंश के शासनकाल में होता है। हर्यक वंश का जो शासनकाल है तो हर्यक वंश का शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व है। हर्यक वंश का जो संस्थापक है बिंबिसार है और हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार जो है 544 से 492 ईसा पूर्व तक शासन करता है। बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का प्रथम शक्तिशाली शासक था। दीप वंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। तो दीप वंश में बिंबिसार के पिता का नाम बोधिस मिलता है। मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रौजस और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। तो मत्स्य पुराण में बिंबिसार को क्षेत्रौजस तथा जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया है। बिंबिसार का उपनाम श्रेणिक था। बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगृह को राजधानी बनाया था। तो बिंबिसार ने गिरिब्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने उसने विस्तारवादी नीति के तहत प्रमुख राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। बिंबिसार ने लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री चेलना या छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया था। दूसरा विवाह उसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला के साथ किया और दहेज के रूप में 1 लाख रुपए वार्षिक आय का काशी का प्रांत प्राप्त किया था। इस संबंध में जो है वत्स की ओर से उसने मगध की सीमा को सुरक्षित कर लिया था। तीसरा विवाह उसने मरु देश की राजकुमारी क्षेमा के साथ किया और मद्रों से सहयोग प्राप्त किया था। इस प्रकार से बिंबिसार ने जो है 3 वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपने राज्य को सुरक्षित किया था। अवंती के राजा प्रदोत जब पीलिया पांडु रोग से ग्रसित हुआ तो अपने राजवैद्य जीवक को उसकी शुश्रूषा मतलब सेवा के लिए उसके इलाज के लिए बिंबिसार ने भेजा था। रोरुक सिंध के शासक रुद्रायन तथा गंधार के पुकुशाती उसके मित्र थे। तो रोरुक सिंध के शासक रुद्रदायन और गंधार के पुकुशाती जो है उसके मित्र थे। गंधार नरेश ने बिंबिसार के पास जो है अपना एक दूत भेजा था। बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित किया और मगध को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को अंग चंपा का उपराजा वासराय नियुक्त किया था। तो उसने अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है अंग चंपा का उपराजा वासराय नियुक्त किया था। बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। तो बुद्ध घोष के अनुसार बिंबिसार के साम्राज्य में 80,000 गांव थे। बौद्ध साहित्य में उसके कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं। तो बौद्ध साहित्य में उसके कुछ पदाधिकारी बिंबिसार के कुछ पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जिसमें सब्बथक महामात जो सामान्य प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी था, बुहारिक महामात था जो प्रधान न्यायिक अधिकारी था, सेना नायक महामात था जो सेना का प्रधान अधिकारी था। बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर
की स्थापना कराई थी। तो बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना कराई थी। बिंबिसार महात्मा बुद्ध का मित्र एवं संरक्षक था। उसने बेलवन नामक उद्यान बुद्ध और संघ के निमित्त प्रदान किया था। तो बिंबिसार ने बेलवन नामक उद्यान जो है बुद्ध और संघ के निमित्त प्रदान किया था। बिंबिसार ने जो है चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सुनदंड को वहाँ की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया था। तो बिंबिसार ने चंपा के प्रसिद्ध ब्राह्मण सुनदंड को वहाँ की संपूर्ण आमदनी जो है दान में दे दिया था। बिंबिसार ने लगभग 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार की हत्या जो है 492 में उसके मित्र बिंबिसार की हत्या जो है 492 में उसके मित्र अजातशत्रु ने देवदत्त के उकसाने पर कर दी थी। तो बिंबिसार की हत्या 492 ईसा पूर्व में उसके पुत्र अजातशत्रु ने देवदत्त के उकसाने पर कर दी थी। आगे देखिए, अगला शासक जो है मगध का अजातशत्रु हुआ और अजातशत्रु ने 492 से 460 ईसा पूर्व तक शासन किया। बिंबिसार के पश्चात उसका पुत्र कुणिक जिस अजातशत्रु मगध का शासक बनता है। तो बिंबिसार की हत्या करने के पश्चात उसका पुत्र कुणिक जो है अजातशत्रु मगध का शासक बनता है। और उसके समय में प्रसेनजित ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था। तो उसके समय में प्रसेनजित ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था, जिसके कारण दोनों में युद्ध हुआ था। अंत में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया था तथा पुनः काशी के ऊपर अपना अधिकार स्वीकार कर लिया था। तो उसके समय में प्रसेनजित ने काशी पर पुनः अधिकार कर लिया था, जिसके कारण दोनों में युद्ध हुआ। अंत में दोनों में समझौता हो गया और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह जो अजातशत्रु से कर दिया था और पुनः काशी के ऊपर जो है उसका अधिकार स्वीकार कर लिया गया। अजातशत्रु ने वज्र संघ पर आक्रमण किया था, जिसके दो कारण थे। एक तो सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा नदी के किनारे एक रत्नों की खान पर वर्चस्व को लेकर था। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चिलना से उत्पन्न अपने दो पुत्र हल और बेहल को अपना सिरे नाग तथा रत्नों का हार दिया था, जिसे अजातशत्रु प्राप्त करना चाहता था। तो अजातशत्रु के वज्र संघ पर आक्रमण के दो कारण बताए गए हैं। एक सुमंगल विलासिनी के अनुसार गंगा नदी के किनारे रत्नों की खान थी और उसको वर्चस्व के लेकर वज्र संघ से उसका संघर्ष हुआ। जैन ग्रंथों के अनुसार बिंबिसार ने लिच्छवी राजकुमारी चेलना से उत्पन्न अपने दो पुत्र हल और बेहल को अपना हाथी सिएनाग तथा रत्नों का हार दिया था, जिसे अजातशत्रु प्राप्त करना चाहता था। उस बात को लेकर जो है वज्र संघ से संघर्ष हुआ। आगे देखिए, चेटक लिच्छवी गढ़ का प्रधान था। 9 लिच्छवियों, 9 मल्लों तथा काशी कौशल के 18 गणराज्यों को युक्त कर मगध नरेश के विरुद्ध संघर्ष और मोर्चा तैयार किया था। वज्र संघ के संभावित आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए उसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम में एक मजबूत सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो वज्र संघ के संभावित आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए जो है उसने सर्वप्रथम पाटलीग्राम में एक सुदृढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और आगे देखिए, अजातशत्रु ने महात्मा बुद्ध के परामर्श से अपने मंत्री वशकार को भेजकर वज्र संघ में फूट डलवा दी थी और जिसके कारण वज्र संघ जो है पराजित हुआ था। इस युद्ध में प्रथम बार जो है रथ मूसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग अजातशत्रु ने किया था। अजातशत्रु ने वज्र संघ को पराजित करने के बाद जो है उसने मल्ल संघ को पराजित किया था। आगे देखिए, अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए उसका दुर्गीकरण करवाया था। तो अवंती नरेश चंड प्रद्योत के आक्रमण से अपनी राजधानी राजगृह को सुरक्षित रखने के लिए उसका दुर्गीकरण करवाया था। भास के अनुसार अजातशत्रु की कन्या पद्मावती का विवाह जो है वत्स राज
नरेश उदयन के साथ हुआ था। तो भास के अनुसार अजातशत्रु की कन्या जो पद्मावती थी उसका विवाह वत्स राज के नरेश उदयन के साथ किया गया था। भरहुत स्तूप है तो उसकी एक वेदिका के ऊपर अजातशत्रु जो है भगवान बुद्ध की वंदना करता हुआ उत्कीर्ण मिलता है। तो भरहुत स्तूप की एक वेदिका के ऊपर जो है अजातशत्रु भगवान बुद्ध की वंदना करता हुआ उत्कीर्ण किया गया है। आगे देखिए, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष में, अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में जो है बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। तो अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष में जो है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है। महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। तो अजातशत्रु ने जो है महात्मा बुद्ध के अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया था। उसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपदी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह की सप्तपदी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। तो जिस प्रकार बिम्बसार अपने पुत्र अजातशत्रु के द्वारा मारा गया था, उसी प्रकार से अजातशत्रु भी 32 वर्ष तक शासन करने के बाद अपने पुत्र उदयन के द्वारा मारा जाता है। आगे देखिए, अजातशत्रु को पितृहंता शासक कहा जाता है। उसने अपने पिता की हत्या की थी और स्वयं जो है अपने पुत्र के द्वारा मारा गया था। तो हर्यक वंश का अगला शासक उदयन या उदयभद्र था, जिसने 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन किया। तो अजातशत्रु के बाद उसका पुत्र उदयन जो मगध का राजा बनता है। बौद्ध ग्रंथों में उदयन को पितृहंता कहा जाता है। उसने अपने पिता के समय चंपा का वासराय उपराजा था। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी। तो उदयन ने जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की थी तथा राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो हर्यक वंश के शासक उदयन ने जो है गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर नामक नगर की स्थापना की और राजगृह से अपनी राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। उदयन जैन मतानुयायी था। जो उदयन जो था यह जैन मत को मानने वाला था। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था। तो उदयन ने पाटलिपुत्र में जैन चैत्यगृह का निर्माण कराया था। आगे देखिए, उदयन जो है गुरु से उपदेश सुन रहा था। उदयन गुरु से उपदेश सुन रहा था, तभी अवंती नरेश पालक द्वारा नियुक्त गुप्तचर ने छोरा भोंक कर जो है उदयन की हत्या कर दी थी। उदयन के बाद उसके 3 पुत्र हुए, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। अनिरुद्ध, मुंडक, नागदशक उदयन के पुत्र थे, जिन्होंने क्रमशः राज किया, इन्हें भी पितृहंता कहा जाता है। हर्यक वंश का जो अंतिम राजा था नागदशक था। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा जो है नागदशक था। पुराणों में दर्शक कहा गया है इसे। जनता ने नागदशक को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक योग्य आमत को राजा बनाया था। जो जनता थी उस समय की, तो जनता ने नागदशक को सिंहासन से उतारकर शिशुनाग नामक जो उसका एक मंत्री था, आमत था, उसे जो है राजा बनाया था। तो हर्यक वंश का जो अंतिम राजा नागदशक था, जिसे पुराण में दर्शक कहा गया है, उस समय वहाँ की जनता ने नागदशक को जो है सिंहासन से उतार दिया था और शिशुनाग नामक उसके आमत्य को जो है राजा बना दिया था। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से जो है हर्यक वंश का अंत होता है, शिशुनाग वंश का शासन शुरू होता है। जो शिशुनाग वंश होता है 412 से 344 ईसा पूर्व तक इसका शासन रहता है। तो शिशुनाग वंश जो है 412 से 344 तक रहता है। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था, जिसने 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया था। शिशुनाग ने अवंती और वत्स राज पर अधिकार कर इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अवंती के राजा अवंतीवर्धन पर विजय उसने प्राप्त की थी
और उसके समय में मगध साम्राज्य जो है बंगाल से लेकर मालवा तक विस्तृत हो गया था। तो उसके समय में जो मगध का जो साम्राज्य था बंगाल से लेकर मालवा तक विस्तृत हो गया था। शशनाग ने वज्जियों के ऊपर कठोर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो शशनाग ने जो है वज्जियों पर नियंत्रण रखने के लिए पाटलिपुत्र के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। तो शशनाग ने जो है वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, पहली पाटलिपुत्र को, दूसरी वैशाली को। अगला शासक काकूर्ण था। तो शशनाग वंश का जो अगला शासक था वो कालाशोक काकूर्ण था, जिसने 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन किया था। तो पुराण व दिव्यादान में काकूर्ण नाम मिलता है इसका। उसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। तो उसने अपनी जो राजधानी है उसे पुनः पाटलिपुत्र को बनाया था। कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। तो कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन होता है। बाणभट्ट जो है अपनी पुस्तक हर्षचरित में लिखते हैं कि काकूर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। तो बाणभट्ट की रचना हर्षचरित, तो बाणभट्ट अपनी रचना हर्षचरित में लिखते हैं कि काकूर्ण को राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते समय महापद्म नंद नामक व्यक्ति ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। महाबोधि वंश ग्रंथ में इसमें लिखा है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे और जिन्होंने मगध पर 22 वर्षों तक शासन किया था। शशनाग वंश का अंतिम जो राजा था नंदिवर्धन या महानंदी था। तो शशनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदिवर्धन अथवा महानंदी था। तो नंदिवर्धन अथवा महानंदी शशनाग वंश का अंतिम राजा था। अगला वंश है नंदवंश। नंदवंश को देख लेते हैं। तो नंदवंश का जो शासनकाल है 344 से 322 ईसा पूर्व तक हो रहता है नंदवंश का शासनकाल। नंदवंश का जो संस्थापक था महापद्म नंद था। पुराणों में उसे महापद्म कहते हैं जो शूद्र कुल का था। पुराणों में उसे महापद्म कहा गया है जो शूद्र कुल का बताया गया है। महाबोधि वंश ग्रंथ में उसे उग्रसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्व में जो है उसे नापित पिता वैश्य माता का पुत्र कहा गया है। तो जैन ग्रंथ प्रशिष्ट पर्व में उसे नापित पिता और वैश्य माता का पुत्र कहा गया है। जैन ग्रंथ आवश्यक सूत्र में उसे नापित दास नाई का दास कहा गया है। पुराणों में महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वक्षत्रांतक दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। तो पुराणों में महापद्म नंद को कली का अंश, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला सर्वक्षत्रांतक दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया है। उसने एक छत्र शासन स्थापित किया था तथा एक राट की उपाधि धारण की थी। तो महापद्म नंद ने एक छत्र शासन स्थापित किया था और महापद्म नंद ने एक राट की उपाधि धारण की थी। महापद्म नंद ने जो है कई राज्यों को जीता था, जैसे इक्ष्वाकु, पांचाल, काशीय, हैय, कलिंग, अश्मक, कुरु, मैथिल, सूरसेन, बीतिहोत। तो इतने सारे राज्यों को जो है महापद्म नंद जो है जीतता है। विंध्य पर्वत के दक्षिण में विजय वैजयंती फहराने वाला जो है पहला मगध शासक जो है महापद्म नंद ही था। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। तो हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महापद्म नंद ने जो है कलिंग में एक नहर बनवाया था और कलिंग से जिनासम जैन की प्रतिमा उठाकर ले आया था। तो हाथी गुफा अभिलेख में इस बात का उल्लेख मिलता है कि महापद्म नंद ने कलिंग में जो है एक नहर का निर्माण करवाया था
तथा जिनासन जैन प्रतिमा को उठाकर ले आया था। महापद्म नंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। तो महापद्म नंद को जो है केंद्रीय शासन पद्धति का जनक कहा जाता है। व्याकरण के आचार्य पाणिनि जो है महापद्म नंद के मित्र थे। तो व्याकरण के आचार्य पाणिनि जो है महापद्म नंद के मित्र थे। महापद्म नंद उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। तो महापद्म नंद उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। आगे देखिए, नंद वंश में कुल 9 राजा हुए और इसी कारण उसे नवनंद भी कहा जाता है। महाबोधि वंश में उनके नाम इस प्रकार मिलते हैं: उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविशाड़क, दशसिद्धक, कैवर्त और धन, जिसमें उग्रसेन ही महापद्म नंद था और शेष 8 उसके पुत्र थे। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद था। घनानंद के विषय में जान लेते हैं। तो यूनानी लेखक जो कर्टियस है उसे अग्रमीज मतलब उग्रसेन का पुत्र कहता है। तो जो यूनानी लेखक कर्टियस है वो घनानंद को अग्रमीज मतलब उग्रसेन का पुत्र कहता है। कर्टियस के अनुसार उसके पास 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल और 2,000 रथ तथा 3,000 हाथी थे। तो कर्टियस लिखता है कि घनानंद के पास जो है 20,000 अश्वारोही, 2 लाख पैदल, 2,000 रथ और 3,000 हाथी की सेना थी। कर्टियस जो है यूनानी शासक सिकंदर का समकालीन था। जो कर्टियस है या यूनानी शासक सिकंदर का समकालीन था। घनानंद के समय में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो घनानंद के समय में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर के समय में सिकंदर ने जो है पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखिए, यूनानी लेखक कर्टियस तथा हेरोडोटस डियोडोरस यूनानी लेखक कर्टियस तथा डियोडोरस उसे नई पिता का पुत्र बताते हैं। तो नई पिता का पुत्र बताते हैं कर्टियस और डियोडोरस। कर्टियस और डियोडोरस जो है घनानंद को नई पिता का पुत्र बताते हैं। वहीं जेनोफोन है उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति बताता है। तो जेनोफोन जो है घनानंद को बहुत धनाढ़ व्यक्ति जो है बताता है। धनानंद का जो सेनापति था भद्रशाल था। तो धनानंद का सेनापति क्यों था? भद्रशाल था। तो भद्रशाल जो है घनानंद का सेनापति था। घनानंद एक लोभी शासक था और इसे धन संग्रह करने का आदी था। उसने 80 करोड़ धनराशि गंगा के भीतर एक पर्वत गुफा में छिपा कर रखी थी। तो घनानंद ने जो है 80 करोड़ की धनराशि है जो है गंगा के भीतर एक गुफा पर्वत में छिपा कर रखी थी। घनानंद ने पशुओं के चमड़े, वृक्षों की गोंद, खानों के पत्थरों के ऊपर भी कर लगाया था। तो घनानंद जो है पशुओं के चमड़े, वृक्षों की गोंद, खानों के पत्थरों के ऊपर भी कर लगा दिया था। उसने अपने शासनकाल में जनमत की घोर उपेक्षा की तथा प्रशिष्ट विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था। तो घनानंद ने अपने शासनकाल में जनमत की घोर उपेक्षा कर दी थी और अपने प्रतिष्ठित विद्वान चाणक्य को अपमानित किया था। आगे देखिए, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव रखी डाली थी। तो 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर मौर्य वंश की नींव डाली थी। आगे देखिए, नंद शासकों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। नंद शासक साइबेरिया की ओर से स्वर्ण मंगाते थे। नंदों के समय पाटलिपुत्र शिक्षा और साहित्य का एक प्रमुख केंद्र था। पाणिनि ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। तो पाणिनि ने जो है पाटलिपुत्र में ही शिक्षा ग्रहण की थी। नंद काल में जो है वर्ष, उपवर्ष, वर्ची, कात्यायन जैसे विद्वान थे। तो नंद काल में वर्ष, उपवर्ष, वर्ची और कात्यायन जैसे विद्वान थे। नंद शासक जो थे ये जैन मत के पोषक थे, जैन धर्म को मानने वाले थे।
जैन मंत्री कलप की सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश किया था। तो जैन मंत्री कलप की सहायता से महापद्म नंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश किया था। घनानंद के जैन आमत्य मंत्री शाकटाल था। तो घनानंद का जैन आमत्य मंत्री शाकटाल तथा स्थूलभद्र थे, जो जैन मत को मानने वाले थे। तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से पता चलता है कि सिकंदर के समय में मगध के सिक्के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थे। तो तक्षशिला से प्राप्त आहत सिक्कों से पता चलता है कि सिकंदर के समय में मगध के सिक्के जो है पश्चिमोत्तर क्षेत्र में प्रचलित थे। तो पश्चिमोत्तर क्षेत्र में मगधों का प्रभाव पता चलता है। तो प्राग मौर्य युगीन समाज और उसकी संस्कृति के विषय में जान लेते हैं कि इन लोगों का जो है समाज और संस्कृति कैसी थी। तो सूत्र साहित्य में प्रथम बार हमें द्विज जाति एवं एक जाति का उल्लेख मिलता है। तो सूत्र साहित्य में प्रथम बार हमें द्विज जाति एवं एक जाति का उल्लेख मिलता है। विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि 10 साल का ब्राह्मण भी 100 साल के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। तो विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि 10 साल का जो ब्राह्मण है वह 100 साल के क्षत्रिय की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। इस प्रकार की बात इसमें कही गई है। गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह पुरोहित ब्राह्मण को निम्नलिखित 6 दंडों से मुक्त रखे। तो गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है कि राजा को चाहिए कि वह पुरोहित ब्राह्मण को निम्नलिखित 6 दंडों से मुक्त रखे। शारीरिक यातना से, कारावास से, अर्थदंड से, देश निष्कासन से, अपमानित किया जाना और मृत्युदंड। ये तो 6 प्रकार के दंडों से ब्राह्मण को मुक्त रखने की बात गौतम धर्म सूत्र में कही गई है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता के विचार का खंडन किया गया है। बौद्ध और जैन ग्रंथों में जन्मजात सामाजिक श्रेष्ठता के विचार का खंडन किया गया है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य अपने गुण और कर्म के आधार पर ही श्रेष्ठ और निम्न होता है। तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने गुण और कर्म के आधार पर ही श्रेष्ठ अथवा निम्न होता है। बुद्ध जो है मानव जाति के समानता के पोषक थे। तो बुद्ध जो है मानव जाति के समानता के पोषक थे और उनके अनुसार शील तथा प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण होता है। बुद्ध मानव जाति के समानता के पोषक थे और उनके अनुसार शील तथा प्रज्ञा युक्त मनुष्य ही ब्राह्मण होता है। श्वेत केतु जातक में एक ब्राह्मण को चंडाल के डर से भागते हुए पाते हैं। तो श्वेत केतु जातक में एक ब्राह्मण को है जो चंडाल के डर से भागते हुए लिखा गया है, ताकि उसके शरीर वायु के स्पर्श से वह अपवित्र न हो जाए। तो इस प्रकार का उल्लेख जो है श्वेत जातक में मिलता है। मातंग जातक में कहा गया है कि एक चंडाल का निवास स्थान नदी के किनारे इस कारण से हटा दिया गया था कि उसने नदी में दातुन फेंक दिया था। तो मातंग जातक में कहा गया है कि एक चंडाल का निवास स्थान नदी के किनारे से इस कारण से हटा दिया गया कि उसने नदी में अपनी दातुन फेंक दी थी। बुद्ध काल में विदुषी भिक्षुणियों के सुंदर कविताओं की रचना की। तो बुद्ध काल में जो है विदुषी भिक्षुणियों ने सुंदर कविताओं की रचना की, जिसका संकलन थेरी गाथा नामक ग्रंथ में किया गया है। तो विदुषी भिक्षुणियों की सुंदर कविताओं का उल्लेख जो है थेरी गाथा नामक ग्रंथ में मिलता है। कौशल के राजा प्रसेनजित ने एक माली की कन्या से विवाह किया था। तो कौशल के राजा प्रसेनजित ने एक माली की कन्या से विवाह किया था, जिससे विदुब्बु का जन्म हुआ था। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण शुरू हुआ था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में गंगा घाटी में द्वितीय नगरीकरण जो है शुरू होता है। आगे देखिए, प्रारंभिक पाली ग्रंथों में निगम, नगर शब्द मिलते हैं।
निगम शब्द का अर्थ बाहर जाने का स्थान होता था। तो दीर्घ निकाय, बौद्ध ग्रंथ दीर्घ निकाय में नगर, नगरक, महानगर, राजधानी आदि का उल्लेख मिलता है। इस काल में उत्तरी काले चमकीले मृत भांडों का प्रयोग किया जाने लगा था। तो इस काल में जो उत्तरी काले चमकीले मृत भांडों का प्रयोग किया जाता था। राजघाट, वैशाली, चिरांद, सोनपुर, चंपा से लौहगल के उपकरण मिले हैं। तो राजघाट, वैशाली, चिरांद, सोनपुर, चंपा से लौहगल उपकरण मिले हैं। जखेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश से ईसा पूर्व 5वीं सदी का जो है लोहे का एक फाल मिलता है। कौसंबी से फाल, बसुला, चाकू, छुरी, हंसिया, लौह उपकरण कौसंबी से भी मिलते हैं। जो कृषि योग्य भूमि होती थी उसे क्षेत्र कहा जाता था। जो चरवाहे होते थे उनको गोपालक कहा जाता था। ग्राम सभा का जो अध्यक्ष मुखिया अथवा ग्राम भोजक कहलाता था। भूमि कर उपज का 1/6 से लेकर 1/12 भाग तक वसूल किया जाता था। जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के उद्यमों का उल्लेख मिलता है। तो जातक ग्रंथों में 18 प्रकार के उद्योगों का उल्लेख मिलता है। मध्यम निकाय में एक बुडकी ग्राम का उल्लेख है। तो मध्यम निकाय में एक बुडकी ग्राम का उल्लेख है जहाँ जो है फर्नीचर तथा समुद्री जहाज़ों का निर्माण होता था। तो मध्यम निकाय में एक बुडकी ग्राम का उल्लेख मिलता है जहाँ फर्नीचर और जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। धातु कर्मियों को, धातु का कार्य करने वालों को कम्मार तथा पत्थर का काम करने वाले को पाषाण कोटक कहा जाता था। धातु का काम करने वालों को कम्मार और पत्थर का काम करने वालों को पाषाण कोटक कहा जाता था। व्यवसायियों के संगठन को श्रेणी कहा जाता था। श्रेणी के संगठन अध्यक्ष को श्रेष्ठिन, ज्येष्ठक अथवा प्रमुख कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान सार्थवाह कहलाता था। जो व्यापारियों की श्रेणी का प्रधान होता था वह सार्थवाह कहलाता था। व्यापारियों के कारवां का जो नेता होता था वो भी सार्थवाह कहलाता था। सातवाह के अतिरिक्त थल नियामक नामक मार्गदर्शक का काम करता था। तो सातवाह के अतिरिक्त जो है थल नियामक अधिकारी जो है मार्गदर्शक का काम करता था। तो सातवाह के अतिरिक्त जो है थल नियामक अधिकारी होता था जो मार्गदर्शक का, व्यापारियों के मार्गदर्शक का काम करता था। श्रेणियों के पास कार्यकारी था न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार होते थे। जो श्रेणियाँ होती थी इनके पास कार्यकारी और न्यायिक दोनों प्रकार के अधिकार थे। विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता जो है भंडागारिक नामक अधिकारी स्थापित करता था। तब विभिन्न श्रेणियों के बीच एकता जो है भंडागारिक नामक पदाधिकारी स्थापित करता था। श्रावस्ती नगर के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी अनाथपिंडक था। तो श्रावस्ती नगर के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी जो है वो अनाथपिंडक था। कौसंबी के व्यापारियों का श्रेष्ठी घोषक था। तो कौसंबी के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी जो है वो घोषक था और श्रावस्ती के व्यापारियों की श्रेणी का महाश्रेष्ठी अनाथपिंडक था। आगे देखिए, राजगृह की यात्रा के दौरान बुद्ध की भेंट बेलथा नामक एक सौदागर से हुई थी। तो राजगृह की यात्रा के दौरान जो है बुद्ध की भेंट जो है बलथा नामक एक सौदागर से होती है जो अपने साथ 500 गाड़ियों में चीनी के सीरे से भरे हुए घड़ों को लाद कर ले जा रहा था। सुत्त निपात से पता चलता है कि दक्षिण और पश्चिम के व्यापारिक मार्ग कौसंबी में आकर मिलते थे। तो सुत्त निपात से पता चलता है कि दक्षिण और पश्चिम के जो भी व्यापारिक मार्ग थे वो कौसंबी में आकर मिलते थे, जहाँ से व्यापारी माल लेकर कौशल और मगध की ओर जाया करते थे। जातक ग्रंथों में व्यापारियों के चंपा के सुवर्णभूमि, वर्मा तथा पाटलिपुत्र से ताम्रलिपि होते हुए लंका तक जाने का उल्लेख मिलता है जातक ग्रंथों में। पश्चिम भारत में भृगु कच्छ और सपारा जो है प्रसिद्ध बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। तो पश्चिम भारत में भृगु कच्छ और सपारा प्रसिद्ध बंदरगाह थे। प्लिनी के अनुसार जो है भारत और रोम साम्राज्य के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। प्लिनी लिखता है कि भारत और रोमन साम्राज्य के बीच जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध था। व्यापारियों के आंतरिक माल पर 1/20 तथा बाहर जाने वाले माल पर 1/10 चुंगी देनी पड़ती थी।
तो व्यापारियों को जो है आंतरिक माल पर 1/20 तथा बाहर जाने वाले माल पर 1/10 चुंगी देनी पड़ती थी। पाली साहित्य में सिक्कों को काहा पढ़ और संस्कृत में जिसे कर्षापण कहा गया है, तो पाली साहित्य में सिक्कों को काहा पढ़ और तथा संस्कृत में कर्षापण कहा गया है। पाणिनि के अष्टाध्यायी में सिक्कों की निधियों की जानकारी मिलती है। जो पाणिनि के अष्टाध्यायी है उसमें सिक्कों की निधियों की जानकारी मिलती है। ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण इन सिक्कों को आहा सिक्का कहा गया है। तो ठप्पा मारकर बनाए जाने वाले सिक्कों को आहा सिक्का कहा गया है। कर्षापण जो आहा सिक्के हैं तांबे और चांदी दोनों से बनाया जाता था। यानी कर्षापण जो आहा सिक्के हैं तांबे और चांदी दोनों से बनाया जाता था। तांबे का कर्षापण सिक्का 146 ग्रेन का होता था और चांदी का कर्षापण सिक्का जो है 180 ग्रेन वजन का होता था। चांदी का जो मासक है वो कर्षापण का 1/16 भाग होता था। तो चांदी का मासक कर्षापण का 1/16 भाग होता था। तांबे का मासक 9 ग्रेन का होता था। पाद का वजन 2.25 ग्रेन का होता था। ककड़ी जो है सबसे छोटा सिक्का होता था। जो ककड़ी है सबसे छोटा सिक्का होता था। और बुद्ध काल में लिपि का आविर्भाव हुआ था जो नगर जीवन के लिए आवश्यक थी। तो बुद्ध के समय में ही लिपि का उदय हुआ था जो नगर जीवन के लिए आवश्यक थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने प्राग मौर्य युग समय या महाजन पदों के समय का जो सांस्कृतिक और जो व्यापारिक घटनाक्रम था उसे हम लोगों ने देख लिया है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में।